नमस्कार, जोहार। मैं मानसी गुप्ता हूं आपके साथ। आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेटेड रहने का। तो चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप न्यूज झारखंड चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपके पास झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड में बारिश और वज्रपात को लेकर अलर्ट, 19 मई तक गर्मी से राहत के आसार। मौसम विभाग ने झारखंड के सभी जिलों के लिए आकाशीय बिजली और तेज हवा को लेकर अलर्ट जारी किया है। अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई हिस्सों में मौसम का मिजाज बदला रहेगा। अनुमान है कि हवा की गति 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। बिहार से झारखंड होते हुए एक टर्फ लाइन गुजर रही है, जो राज्य में अच्छी बारिश के लिए अनुकूल मानी जा रही है। इसके असर से 19 मई तक झारखंड के अधिकतर क्षेत्रों में अच्छी बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिलने की संभावना है। फिलहाल राज्य में सामान्य से कम गर्मी पड़ रही है। मौसम विभाग का अनुमान है कि आज से तापमान में गिरावट शुरू होगी और बारिश का दायरा भी बढ़ेगा। 19 मई तक पश्चिमी झारखंड को छोड़कर बाकी सभी हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ सकती है। पिछले 24 घंटों में झारखंड के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। सबसे अधिक बारिश पश्चिमी सिंहभूम के हाट गम्हरिया में 44.6 मिलीमीटर दर्ज की गई। वहीं सबसे अधिक तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस डाल्टनगंज में और सबसे कम न्यूनतम तापमान 24.2 डिग्री सेल्सियस खूंटी में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने 17 मई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार और लोहरदगा को छोड़कर बाकी इलाकों में गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं और आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। 18 और 19 मई को भी राज्य के कुछ हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। मैया सम्मान योजना लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी। 1-2 दिनों में खटाखटाएंगे 5,000 रुपए, तैयारी लगभग पूरी। झारखंड सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना की लाभुकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। लाभुकों को एक साथ 2 माह अप्रैल और मई की राशि 5,000 रुपए मिलेंगे। खास बात है, बहुत जल्द लाभुकों के अकाउंट में 2 माह की राशि 5,000 रुपए भेजे जाएंगे। विभाग द्वारा इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग ने सभी जिला कोषांगों को योजना की राशि आवंटित कर दी है। विभाग ने कुल 9,609 करोड़ की राशि जारी की है। 1 से 2 दिनों के भीतर राशि लाभुकों के खाते में ट्रांसफर किए जाने की संभावना है। मैया सम्मान योजना के लाभुकों की स्क्रूटनी के बाद बड़ी संख्या में अपात्र लाभुकों को योजना से वंचित किया गया है। ऐसे में पहले से योजना का लाभ उठा रही कई लाभुकों के खाते में इस बार योजना की राशि नहीं पहुंचेगी। मालूम हो, सभी लाभुकों को आधार सीडिंग कराने का सख्त निर्देश दिया गया था। जिन महिलाओं ने अब तक आधार सीडिंग नहीं करवाई है, उनको 5,000 रुपए नहीं मिलेंगे। लोहरदगा में निकाली गई तिरंगा यात्रा, भारत माता की जय से गूंजा शहर। लोहरदगा जिले में आज शुक्रवार को भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा निकाली गई। तिरंगा यात्रा अग्रसेन भवन से निकलकर मेन रोड लोहरदगा होते हुए पावरगंज पहुंची। इस तिरंगा यात्रा में महिलाओं, युवाओं और बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। जोश से भरे स्कूली बच्चों ने भारत माता की जय और वीर जवानों की जय नारा लगाते हुए नगर भ्रमण किया। इस तिरंगा यात्रा में भूतपूर्व सैनिक और लोहरदगा के अलग अलग संगठनों के साथ युवा भी शामिल हुए। इस दौरान लोगों ने भारतीय सेना के जज्बे को सलाम किया और कहा, हम देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर करने को तैयार हैं। गुमला के कुलमुंडा जंगल में बम विस्फोट, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। गुमला जिला के रायडीह थाना क्षेत्र के सीलम पंचायत के कुलमुंडा गांव में बम विस्फोट होने से 57 वर्षीय असरू मुंडा गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गुरुवार की रात 9 बजे उन्हें सदर अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के उपरांत उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार वो बकरी खोजने जंगल की ओर गए थे, तभी मेड में उन्हें एक बम मिला। उन्होंने बम को उठाया और दबाने लगे, तभी बम विस्फोट हुआ और वो गंभीर रूप से घायल हो गए। बम का छर्रा उनके पेट में घुस गया, जिससे वो गंभीर रूप से जख्मी हो गए। उनके दोनों हाथ में भी चोट लगी। पहाड़ के नीचे जंगल के समीप घर होने के कारण लोगों को धमाके की आवाज सुनाई दी। आवाज सुनकर घर के लोग दौड़े दौड़े पहुंचे और उन्हें सदर अस्पताल लेकर आए। परिजनों ने बताया, जंगली सुअर को मारने और जंगली जानवरों से फसल की सुरक्षा को लेकर किसी ग्रामीण ने मेड में बम रख दिया था, जिसकी चपेट में वह आ गया। वहीं उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। बकाया बिल जमा करें, नहीं तो कट जाएगी बिजली। विभाग ने रांची में 6,000 लोगों को भेजा
नोटिस। यदि आपका 10,000 से ज्यादा बिजली बिल बकाया है तो जल्दी जमा कर दें, नहीं तो आपके घरों की बिजली काट दी जाएगी। ये संदेश झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के द्वारा लीगल नोटिस के माध्यम से दिया जा रहा है। 1 मई से अभी तक रांची शहर के 6,000 बिजली उपभोक्ताओं को लीगल नोटिस भेजा जा चुका है। इसमें बिजली काटने सहित कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी JBVNL के द्वारा दी गई है। इसमें बिजली काटने सहित कानूनी कार्रवाई करने की भी चेतावनी JBVNL के द्वारा दी गई है। इसमें ऐसे उपभोक्ता हैं जिसका बकाया 10 से 25,000 और उससे भी ज्यादा है। ये नोटिस डोरंडा डिवीजन, सेंट्रल डिवीजन, कोकर डिवीजन, रांची पूर्वी विद्युत प्रमंडल, रांची पश्चिमी डिवीजन और न्यू कैपिटल डिवीजन के SDO स्तर के पदाधिकारियों के द्वारा भेजा जा रहा है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद राजस्व वसूली व बकाया वसूली को लेकर विभाग कड़ाई बरत रहा है। JBVNL अधिकारियों के अनुसार मई में बकायेदारों का बिजली काटने का अभियान थोड़ा धीमा है। वर्तमान में कुछ लोगों का ही काटा जा रहा है। अधिकतर लोगों में जागरूकता अभियान चलाकर बकाया जमा करने का आग्रह किया जा रहा है। जून से बकायेदार उपभोक्ताओं के घरों की बिजली काटने की गति में तेजी आएगी। वित्त आयोग के झारखंड दौरे की तैयारियों में जुटी सरकार विशेष पैकेज सहित करेंगी ये बड़ी मांग। 16वें वित्त आयोग की टीम 28 मई को 4 दिवसीय दौरे पर झारखंड आएगी। राज्य सरकार आयोग के दौरे की तैयारियों में जुट गई है। राज्य के योजना एवं वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इसे लेकर गुरुवार को विभिन्न विभागों के सचिवों के साथ बैठक की। बैठक में तय हुआ है कि राज्य सरकार 16वें वित्त आयोग के समक्ष 5 वर्षों के लिए 1200 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखेगी। राज्य सरकार वित्त आयोग के समक्ष प्रत्येक जिले को प्रतिवर्ष 10-10 करोड़ रुपए की राशि आवंटित करने की मांग करेगी। 24 जिलों के लिए प्रतिवर्ष 240 करोड़ रुपए की मांग की जाएगी। 5 वर्ष के लिए ये राशि 1200 करोड़ रुपए होगी। राज्य सरकार ये कहते हुए विशेष केंद्रीय सहायता के तहत संचालित योजनाओं को आगे भी जारी रखने की मांग करेगी कि पूर्व में विशेष केंद्रीय सहायता के तहत प्रथम एवं दूसरे चरण में 1000 योजनाएं ली गई थीं। उन योजनाओं के संचालन से राज्य में उग्रवाद की समस्या में कमी आई तथा गांवों में मूलभूत सुविधाएं भी बढ़ी। रोजगार की संभावनाओं में भी वृद्धि हुई। राज्य सरकार कई आंगनबाड़ी केंद्रों के अपने भवन नहीं होने, स्कूलों में ड्रॉप आउट अधिक होने तथा सकल नामांकन अनुपात कम होने का हवाला देते हुए इसके लिए भी राशि की मांग करेगी। रांची में 14 साल के नाबालिग ने कार से 2 लोगों को मारी टक्कर, 1 की मौत। राजधानी रांची से एक दुखद खबर सामने आई है। गुरुवार सुबह करीब 5 बजे एक 14 साल के नाबालिग ने कार से 2 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि एक महिला शिक्षिका घायल हो गई। यह घटना लालपुर थाना क्षेत्र के डिस्टिलरी पुल के पास की है। मृतक का नाम प्रदीप मिंज है जो किसी काम से सुबह पैदल घर से निकले थे। वहीं घायल महिला DAV नंदराज स्कूल की शिक्षिका हैं जिनका नाम प्रीति बताया जा रहा है। वे भी स्कूल जाने के लिए पैदल ही निकली थी। पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़का कार चलाना सीख रहा था और वो अकेले ही घर से गाड़ी लेकर निकल गया था। उसने पूछताछ में बताया कि गाड़ी पर उसका नियंत्रण नहीं रहा जिससे ये हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि कार काफी तेज रफ्तार में थी और उसने गलती से ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दबा दिया जिससे कार असंतुलित होकर दोनों पैदल चल रहे लोगों को टक्कर मार दी। हादसे के बाद नाबालिग और स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को सदर अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान सुबह करीब 8 बजे प्रदीप मिंज की मौत हो गई। वो झारखंड के सिमडेगा जिले के कुरुदेग गांव के रहने वाले थे। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने नाबालिग को हिरासत में ले लिया है। सारंडा जंगल में वज्रपात से CRPF अधिकारी की मौत। बालेबा कैंप में 3 अन्य अधिकारी घायल। कैंप से कुछ दूरी पर हुई घटना। चाईबासा के सारंडा जंगल स्थित बालेबा कैंप से करीब 1.5 किलोमीटर दूर गुरुवार शाम वज्रपात की घटना हुई। इस हादसे में CRPF के 2 अधिकारी और झारखंड पुलिस के 2 ASI घायल हो गए। घायलों को तत्काल टाटा मेन अस्पताल नोवा मुंडी में भर्ती कराया गया। इलाज के दौरान CRPF के द्वितीय कमान अधिकारी M प्रोबो सिंह की मौत हो गई। चाईबासा के SP आशुतोष शेखर ने इस घटना की पुष्टि की है। वज्रपात से घायल हुए अन्य अधिकारियों में CRPF के सहायक कमांडेंट सुबीर मंडल शामिल हैं। साथ ही झारखंड पुलिस के ASI सुदेश और ASI चंदलाल हांसदा भी घायल हुए हैं। दोनों का इलाज टाटा मेन अस्पताल नोवा मुंडी में जारी है। SP आशुतोष शेखर ने बताया कि मृतक अधिकारी MP सिंह के शव को पोस्टमार्टम के लिए जमशेदपुर के MGM मेडिकल कॉलेज भेजा जा रहा है। ट्रैक्टर की चपेट में आने से युवती की मौत। गिरिडीह में भाई के साथ जा रही थी ससुराल। 1 साल पहले हुई थी शादी।
गिरिडीह में गुरुवार की देर रात सड़क हादसे में एक विवाहित युवती की मौत हो गई। वो अपने भाई के साथ बाइक से ससुराल जा रही थी। इसी बीच ट्रैक्टर की चपेट में आने से यह हादसा हुआ। घटना में मृतका का भाई गंभीर रूप से घायल है। हादसा देवरी थाना क्षेत्र के बड़ाडीह गांव के पास की है। मृतका की पहचान देवरी थाना क्षेत्र के पंचंबा गांव निवासी शंकर राणा की पत्नी राधिका किशोरी के रूप में हुई है। राधिका की शादी 1 साल पहले ही हुई थी। राधिका गुरुवार की रात बरवाबाद स्थित मायके से भाई सातो राणा के साथ बाइक से अपने ससुराल जा रही थी। इसी बीच तेज रफ्तार एक बालू लदे ट्रैक्टर ने बाइक में पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इससे भाई बहन दोनों ही सड़क पर गिर गए और बेहोश हो गए। टक्कर की आवाज सुनकर स्थानीय लोगों और राहगीरों की सड़क पर भीड़ जुट गई। लोगों ने भाई बहन को जमुआ स्थित अस्पताल भेजा। यहां डॉक्टर ने राधिका को मृत घोषित कर दिया। वहीं भाई की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंचे परिजन शव को लेकर वापस देवरी लौट गए। इधर हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। लोगों ने कहा कि गिरिडीह में एक भी बालू घाट का टेंडर नहीं होने के कारण जिले भर में इसका अवैध उत्खनन धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसी का नतीजा होता है कि जब ट्रैक्टर चालक बालू को अपनी गाड़ी में लोड कर ले जाते हैं तो पुलिस से पकड़े जाने के डर से उनकी स्पीड तेज रहती है। इस कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं। झारखंड में शराब की खुदरा बिक्री निजी हाथों में। सरकार के पास रहेगा होलसेल। दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से 1 माह में होगा लागू। झारखंड सरकार ने शराब की खुदरा बिक्री से जुड़ी नई नियमावली को मंजूरी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने झारखंड उत्पाद नियमावली 2025 के गठन की स्वीकृति दी। नई नीति लागू होने से अब खुदरा शराब व्यापारी पहले की तरह बिक्री कर सकेंगे, लेकिन होलसेल का जिम्मा राज्य सरकार के पास होगा। ये नियम 1 महीने में लागू होगा। एक जिले में एक व्यक्ति को अधिकतम 12 दुकानें मिलेंगी। शराब दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। कैबिनेट की प्रधान सचिव वंदना दादेल ने दावा किया कि नई नीति से शराब दुकानों के संचालन में पारदर्शिता आएगी। उत्पाद सचिव मनोज कुमार ने बताया कि झारखंड में शराब की खुदरा और होलसेल बिक्री बेवरेज कॉर्पोरेशन कर रहा था, पर अब इसमें बदलाव किया गया है। एक व्यक्ति या फर्म को किसी जिले में अधिकतम किसी जिले में 4 ग्रुप की दुकानें आवंटित की जाएंगी। एक व्यक्ति या फर्म को किसी जिले में अधिकतम 4 ग्रुप की दुकानें आवंटित की जाएंगी। एक ग्रुप में 1 से 3 दुकानें होंगी। ऐसे में एक जिले में किसी व्यक्ति को अधिकतम 12 दुकान मिलेगी। गुमला में जलते अंगारों पर नंगे पांव चले भक्त। शिवोपासना मंडा पूजा का समापन। आग के ऊपर झुलते भी नजर आए लोग। गुमला के भरनो प्रखंड के बड़ा तुरियम्बा गांव में फूल खूंदी व झूलन के साथ शिवोपासना के 2 दिवसीय मंडा पूजा का विधिवत समापन किया गया। इस दौरान लोगों ने अंगारों पर नंगे पांव चलकर भक्ति दिखाई और झूलन अनुष्ठान पूरा कर क्षेत्र के लिए मनोकामना मांगी। इस अवसर पर रात भर लोगों ने छऊ, नृत्य, जागरण और मेला का लुत्फ उठाया। मंडा पूजा को लेकर प्रखंड प्रमुख पारसनाथ उरांव और मुखिया विनीता एक्का इस धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। लोगों को मंडा पूजा की बधाई दी। प्रखंड प्रमुख और मुखिया ने कहा कि तुरियम्बा गांव में मंडा पूजा का आयोजन कर यहां के लोग धार्मिक अनुष्ठान व परंपरा के अनुसार श्रद्धालुओं ने जलते अंगारों में खाली पांव चलकर आस्था और विश्वास के साथ भक्ति और शक्ति का परिचय दिया है। धनबाद में सिक्योरिटी गार्ड की पत्थर से कुचलकर हत्या। पाइप की निगरानी में नाइट ड्यूटी पर था तैनात। सुबह मिली खून से लथपथ लाश। धनबाद में गुरुवार की देर रात एक सिक्योरिटी गार्ड की पत्थर से कुचलकर हत्या कर दी गई। शुक्रवार की सुबह जब लोगों ने शव देखा तो पुलिस को सूचना दी। शव के पास ही एक बड़ा पत्थर भी पड़ा मिला। घटना केंदुआडीह थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान मिथिलेश रवानी के रूप में की गई। मिथिलेश श्रीराम कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में कार्यरत था। मिथिलेश कंपनी द्वारा रखे गए पाइप की निगरानी और सुरक्षा का काम करता था। रोज की तरह वो अपनी ड्यूटी पर तैनात था, लेकिन देर रात अपराधियों ने उस पर बुरी तरह से पत्थर से हमला किया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सुबह घटना की जानकारी स्थानीय लोगों के माध्यम से पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही केंदुआडीह थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बोकारो एसडीओ ब्रिटेन जाएंगी, मिला 13 दिन का अवकाश। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2022 बैच की अधिकारी प्रांजल ठांडा, अनुमंडल पदाधिकारी चास बोकारो भी छुट्टी पर जाएंगी। भारतीय प्रशासनिक सेवा की 2022 बैच की अधिकारी प्रांजल ठांडा, अनुमंडल पदाधिकारी चास बोकारो भी छुट्टी पर जाएंगी। उन्हें निजी व्यय पर 20 मई से 1 जून तक यूनाइटेड किंगडम की यात्रा की अनुमति दी गई है। वे 13 दिनों तक उपार्जित अवकाश पर रहेंगे। इस संबंध में कार्मिक विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है।
स्वास्थ्य से शिक्षा तक होगा विकास, राज्य सरकार केंद्र से करेगी 1200 करोड़ रुपए की मांग। झारखंड सरकार ने अगले 5 सालों के लिए 16वें वित्त आयोग से 1200 करोड़ रुपए की मांग करने की तैयारी की है। ये राशि सभी जिलों के विकास के लिए मांगी जाएगी। इसके तहत प्रत्येक जिले के हर साल 10 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसके तहत प्रत्येक जिले को हर साल 10 करोड़ रुपए दिए जाने का प्रस्ताव रखा जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल जिला स्तर पर स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल, संपर्क पथ, कृषि और कौशल विकास जैसे प्राथमिक क्षेत्रों के विकास के लिए किया जाएगा। इस संबंध में गुरुवार को वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने आला अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में आयोग के सामने रखे जाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा की गई। बैठक में तय किया गया कि 29 और 30 मई को होने वाली आयोग की बैठक में राज्य की जरूरतों को प्रमुखता से रखा जाएगा। इसे लेकर वित्त मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी विभाग अपने स्तर से प्रस्ताव तैयार करें ताकि केंद्रीय सहायता के लिए मजबूत आधार तैयार हो सके। इस दौरान मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। मालूम हो कि साल 2017-18 में केंद्र सरकार ने उग्रवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना की शुरुआत की थी। रांची नगर निगम एक्शन मोड में, मॉनसून से पहले हर गली मोहल्ले की होगी सफाई। रांची नगर निगम मानसून आने से पहले एक्शन मोड में आ चुका है। निगम के उप प्रशासक ने बरसात से पहले शहर के हर गली मोहल्ले की सफाई के निर्देश दिए हैं। रांची नगर निगम के अनुसार मानसून से पहले शहर की सभी छोटी बड़ी नालियों की सफाई कराई जाएगी। इस संबंध में गुरुवार को निगम के उप प्रशासक रविंद्र कुमार ने निगम के सभी सुपरवाइजरों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बरसात आने से पहले सभी जल जमाव वाले मोहल्ले में नालियों की सफाई का काम पूरा करने की बात कही। साथ ही उप प्रशासक ने कहा कि पिछले साल जिन मोहल्लों में मानसून में जल जमाव हुआ था उन जगह की जांच करें। अगर इन स्थानों पर स्लैब उखाड़कर नाली की सफाई करने की जरूरत हो तो स्लैब उखाड़कर पूरे नाले की सफाई कराएं। बता दें कि बैठक में उप प्रशासक रविंद्र कुमार ने निगम के अभियंता और सुपरवाइजरों को अपने अपने वार्ड के खुले नालों का सर्वे करने का निर्देश किया। साथ ही कहा कि सर्वे के दौरान खुले नालों की बैरिकेडिंग कराएं। ये नाला खतरनाक है, इसका बोर्ड लगवाएं। उन्होंने एनफोर्समेंट टीम के अफसरों को भी निर्देश दिया कि अगर नालों के ऊपर किसी प्रकार का अतिक्रमण है तो उसे हर हाल में तोड़ा जाए। बाबूलाल मरांडी ने मोहराबादी से अतिक्रमण हटाने पर जताई आपत्ति, कहा डीसी मुआवजा दें। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि मोहराबादी मैदान के अगल बगल गरीब आदिवासी समाज के सैकड़ों लोग दुकान लगाकर अपना जीविकोपार्जन करते हैं, लेकिन नगर निगम और लालपुर थाना की टीम ने बगैर किसी पूर्व सूचना के सभी दुकानों को ध्वस्त कर दिया। अगर दुकानदारों द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा था तो उन्हें नोटिस देकर दुकान खाली करने का निर्देश दिया जा सकता था, लेकिन आधी रात को की गई कार्रवाई प्रशासन की मंशा पर सवाल खड़े कर रही है। राजधानी रांची के ही मेन रोड में एकरा मस्जिद से डेली मार्केट तक सड़क पर हजारों दुकानें लगती हैं, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित होता है और आम जनता को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बताएं कि आपका प्रशासन इन जगह पर अतिक्रमण हटाने की हिम्मत क्यों नहीं जुटा पाती। मोहराबादी मैदान के पास प्रशासन द्वारा गैरकानूनी ढंग से गरीब आदिवासियों की दुकानों को क्षति पहुंचाई गई है। रांची डीसी तत्काल नुकसान का आकलन कर सभी दुकानदारों को उचित मुआवजा उपलब्ध कराए और उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करे। 7 राज्यों में 16 कांड को अंजाम देने वाले 2 शातिर गिरफ्तार, ठगी करते रंगे हाथ पकड़े गए दोनों। गिरिडीह में प्रतिबिंब पोर्टल से मिली सूचना पर साइबर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है। एसपी डॉक्टर बिमल कुमार को मिली सूचना पर साइबर डीएसपी आबिद खान ने 2 शातिरों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए दोनों युवकों को केंद्रीय कारा भेज दिया गया। इसकी जानकारी डीएसपी आबिद ने दी है। उन्होंने बताया कि एसपी को जानकारी मिली कि गांडे थाना इलाके के 15 ताण निवासी रफाउल अंसारी और मोहम्मद समीर अंसारी के द्वारा कई राज्यों के लोगों को ठगा गया है और अभी भी दोनों यही काम कर रहे हैं। ऐसे में एसपी के निर्देश पर टीम गठित करते हुए गिरिडीह के बेंगाबाद थाना अंतर्गत बेरगी रेलवे ब्रिज के पास दबिश की गई। यहीं से दोनों को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 7 मोबाइल, 11 सिम कार्ड, 3 एटीएम और पैन कार्ड बरामद किया गया है। हीटवेव का असर बच्चों पर, तेज बुखार से परेशान। हीटवेव का असर तेजी से बच्चों और बुजुर्गों को अपनी चपेट में ले रहा है। बच्चे तेज बुखार, उल्टी और पेट खराब की शिकायत के साथ अस्पताल पहुंच रहे हैं। शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश ने बताया कि तापमान में बढ़ोतरी और तेज धूप से बच्चे लगातार बीमार पड़ रहे हैं। सामान्य दिनों की ओपीडी के मुकाबले मरीजों की संख्या 2 गुनी है। भर्ती मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। डॉक्टरों के मुताबिक हीटवेव की वजह से बच्चों का शरीर जल्दी प्रभावित होता है क्योंकि उनके तापमान नियंत्रण प्रणाली पूरी तरह विकसित नहीं
नहीं होती। पिछले कुछ दिनों से सरकारी और निजी अस्पतालों में बच्चों की संख्या में अचानक इजाफा हुआ है। झारखंड बोर्ड 10वीं 12वीं का रिजल्ट कब आएगा? देखें लेटेस्ट अपडेट। झारखंड बोर्ड कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए जल्द ही खुशखबरी मिल सकती है। हाल ही में झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कक्षा 9वीं का रिजल्ट घोषित किया है, जिससे उम्मीद है कि अब कक्षा 10वीं और 12वीं के रिजल्ट भी जल्द ही जारी किए जाएंगे। वर्ष 2025 की बोर्ड परीक्षाओं में शामिल होने वाले सभी छात्र रिजल्ट जारी होने के बाद आधिकारिक वेबसाइट jacresult.com और jac.jharkhand.gov.in पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकेंगे। इस बार कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के रिजल्ट में देरी हुई है। खासकर हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक होने की वजह से कक्षा 10वीं के रिजल्ट देरी से जारी हो रहे हैं। झारखंड बोर्ड 10वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 3 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी, जबकि 12वीं की परीक्षा 11 फरवरी से 25 मार्च 2025 तक आयोजित की गई थी। देवघर में अनियंत्रित बाइक पेड़ से टकराई, युवक की मौके पर मौत। मधुपुर से घर जाने के दौरान हुआ हादसा। देवघर जिले के मधुपुर अनुमंडल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। बुढ़ई थाना क्षेत्र के जगदीशपुर के पास धावाटांड में एक बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बिहार के बटिया थाना क्षेत्र के घोंघा गांव निवासी दीपक सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर बुढ़ई थाना की पुलिस मौके पर पहुंची। बाइक से मिले कागजात से पता चला है कि जामताड़ा के मेहजाम की है। पुलिस के मुताबिक दीपक मधुपुर से अपने घर जा रहे थे। इसी दौरान धावाटांड के पास उनकी बाइक अनियंत्रित हो गई। पेड़ से टकराने के कारण सिर में गंभीर चोट लगी और मौके पर ही उनकी मृत्यु हो गई। पलामू में एसडीपीओ को थाना में घुसने से रोका गया, थानेदार सस्पेंड। पलामू जिले के रहला थाना में एक अजीब स्थिति देखने को मिली, जब विश्रामपुर के एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी को ही थाने में घुसने से रोक दिया गया। थाने के गेट पर ताला लगा था, जिससे एसडीपीओ को बाहर ही रुकना पड़ा। इस घटना के बाद एसपी रेशमा रमेशन ने कड़ा कदम उठाते हुए थानेदार को तत्काल निलंबित कर दिया है। दरअसल बुधवार रात एसडीपीओ आलोक कुमार टूटी गश्ती पर थे। इस दौरान उन्होंने एक अवैध बालू से भरा ट्रैक्टर पकड़ा और उसे लेकर रहला थाना पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचने पर देखा कि थाने का मुख्य गेट बंद है और ताला लगा हुआ है। एसडीपीओ ने तुरंत थाना प्रभारी को कॉल किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। इसके बाद उन्होंने मौके पर मौजूद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी से पूछताछ की तो पता चला कि यह ताला खुद थानेदार के आदेश पर लगाया गया था। घटना की पूरी जानकारी एसडीपीओ ने पलामू की एसपी रेशमा रमेशन को रिपोर्ट के रूप में दी। रिपोर्ट मिलते ही एसपी ने कार्रवाई करते हुए रहला थाने के प्रभारी को सस्पेंड कर दिया। साथ ही मेदिनीनगर टाउन थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर गुलशन बिरुआ को नया थाना प्रभारी नियुक्त किया गया है। एसपी रेशमा रमेशन ने बताया कि रहला थाना गढ़वा जिले की सीमा से लगा हुआ है और ये इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर का हिस्सा है। ऐसे में यहाँ की कानून व्यवस्था को लेकर किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती, इसलिए सख्त कदम उठाया गया है। रामगढ़ में 680 बोतल नकली विदेशी शराब जब्त। मुजफ्फरपुर का तस्कर गिरफ्तार। स्कॉर्पियो से बिहार ले जा रहा था 3 लाख की शराब। रामगढ़ पुलिस ने NH-33 पर माया डुंगरी मंदिर के सामने से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब बरामद की है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि एक सफेद स्कॉर्पियो में नकली शराब बिहार ले जाई जा रही है। एसपी अजय कुमार के निर्देश पर थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। चेकिंग के दौरान पुलिस ने वाहन को रोकने का इशारा किया। चालक वाहन छोड़कर भागने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे पकड़ लिया। पकड़े गए आरोपी ने अपनी पहचान मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र के रहने वाले अशोक कुमार के रूप में बताई। वाहन से 680 बोतल नकली विदेशी शराब बरामद की गई। बरामद शराब की कीमत लगभग 3 लाख रुपए आंकी गई है। आरोपी के पास से एक एंड्रॉयड मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है। बेईमानी धोखाधड़ी कर सरकारी भूमि को ट्रांसफर कराया, अब फंसे जिला अवर निबंधक, होगी कार्रवाई। बेईमानी और धोखाधड़ी कर गैर हस्तांतरणीय जमाबंदी रैयत भूमि, सरकारी भूमि को गलत तरीके से ट्रांसफर कराने के आरोप में तत्कालीन जिला अवर निबंधक देवघर राम कुमार मधेशिया अब फंस गए हैं। सरकार ने उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए विभागीय कार्यवाही चलाने का फैसला लिया है। मधेशिया वर्तमान में जमशेदपुर में जिला अवर निबंधक के पद पर कार्यरत हैं। उनके विरुद्ध देवघर उपायुक्त ने 5 अप्रैल 2025 को ही आरोप पत्र तैयार कर कार्रवाई की अनुशंसा किया था। देवघर जिला अवर निबंधक के पद पर रहते हुए वर्ष मई 2011 से फरवरी 2012 के दौरान लोक सेवक के पद पर रहते हुए राजस्व से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मियों के साथ मिलकर बेईमानी एवं धोखाधड़ी से देवघर जिला के अंतर्गत गैर हस्तांतरणीय जमाबंदी रैयत भूमि, सरकारी भूमि को गलत तरीके से तैयार कागजातों को
प्रतिस्थापित कर ट्रांसफर का आरोप है। सरकार का मानना है कि इससे संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम, संथाल परगना काश्तकारी पूरक अधिनियम 1949, संथाल परगना विनियमन आदि के प्रावधानों का घोर उल्लंघन भी किया गया है। इस वजह से झारखंड सरकार को नुकसान भी पहुंचा, राजस्व की भी क्षति हुई। मोरहाबादी के राजकीय मध्य विद्यालय में टीचर ने बच्चों पर बरसाए डंडे। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बच्चों को शारीरिक दंड देने की अनुमति नहीं है। बच्चों को प्रतिदिन स्कूल आने के लिए लगातार प्रेरित किए जाने के बजाय शिक्षक बच्चों के साथ क्रूर व्यवहार कर रहे हैं। ताजा मामला राजधानी रांची के मोरहाबादी इलाके के राजकीय मध्य विद्यालय की है, जहां टीचर ने आधे दर्जन बच्चों पर डंडे से प्रहार किए। आधा दर्जन से अधिक बच्चों को एक विशेष लाइन में लगाया गया और सभी बच्चों को डंडे से पीटा गया। हालांकि स्कूल के परिसर में शिक्षक ने यह भी कहा है कि मार के डर से भूत भागता है। इतना कहने के बाद शिक्षक ने सभी बच्चों को डंडे से पिटाई कर दी। ये पूरा मामला कैमरे में कैद है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 और अन्य सरकारी आदेशों के तहत बच्चों को डांटना, थप्पड़ मारना या शारीरिक रूप से प्रताड़ित करना अवैध है। शिक्षकों को बच्चों को दंडित करने के लिए अन्य तरीकों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि उनसे बात करना, उन्हें समझाने के लिए प्रयास करना या उनके माता पिता से संपर्क करना। झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को बच्चों को थप्पड़ मारना, छड़ी से पीटना या अन्य तरीकों से शारीरिक रूप से दंडित करने की अनुमति नहीं है। बच्चों को डरा धमकाकर या अपमानित करके दंडित करना भी मना है। बंद वाहन ईवी में तब्दील, अब हर दिन होगा कचरे का उठाव। रांची नगर निगम की ओर से खराब पड़े 24 कूड़ा उठाने वाले वाहन को फिर से उपयोग लायक बनाया गया है। ऐसे छोटे वाहन से डीजल इंजन हटाकर इलेक्ट्रिक वाहन में बदला गया है। निगम के हरमू एमटीएस में गुरुवार को ईवी में बदले गए 24 वाहन का ट्रायल हुआ। अब सभी वाहन को कूड़ा उठाव के काम में फिर से लगाया जाएगा और अन्य दैनिक सफाई कार्य में प्रयोग में लाई जाएगी। अब सभी वाहन को कूड़ा उठाव के काम में फिर से लगाया जाएगा और अन्य दैनिक सफाई कार्य में प्रयोग में लाया जाएगा। निगम के अपर प्रशासक संजय कुमार ने टीम के साथ ईवी वाहन का भौतिक निरीक्षण किया। अपर प्रशासक ने स्वयं एक ईवी वाहन का ट्रायल लिया। उन्होंने बताया कि निगम के स्वामित्व वाले 57 छोटे वाहन लंबे समय से बेकार पड़े थे। ऐसे सभी वाहन को दुरुस्त करने का निर्णय लिया गया। इसी क्रम में पहले चरण में 24 वाहन को ईवी सिस्टम से युक्त किया गया। शेष 33 वाहन में भी सिस्टम लगाने का काम जारी है और ये वाहन भी जल्द उपयोग में लाने लायक हो जाएंगे। ईवी वाहन के लिए एमटीएस में ही चार्जिंग पॉइंट भी तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि सभी 57 ईवी वाहन से डोर टू डोर कूड़ा उठाव में अपेक्षित सहयोग मिलेगा और फेरा भी बढ़ेगा। निगम की ओर से आमजन से कूड़ा उठाने वाले वाहन के हरे भाग में गीला व नीले भाग में सूखा कचरा डालने का आग्रह किया है। रक्षा मंत्री का भुज एयरबेस दौरा, सैनिकों ने कहा ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, अभी बस ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शुक्रवार को गुजरात के भुज एयरबेस पहुंचे। जवानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी बस ट्रेलर है, समय आएगा तो पूरी पिक्चर दुनिया को दिखाएंगे। राजनाथ ने कहा कि वर्तमान सीजफायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर प्रोबेशन पर रखा है। बिहेवियर में गड़बड़ी आई तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। राजनाथ इससे पहले गुरुवार को जम्मू कश्मीर के श्रीनगर एयरबेस पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दिनों में हुए 2 एनकाउंटर में 6 आतंकवादी ढेर कर दिए गए हैं। सेना पुलिस ने शुक्रवार को ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कश्मीर में आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। त्राल और शोपियां में 2 एनकाउंटर में आतंकी मारे गए। एक ऑपरेशन ऊंचे पहाड़ी इलाकों में हुआ, एक ऑपरेशन गांव में हुआ। सुरक्षा बलों ने सावधानी से दोनों जगह टेररिस्ट को मारा। सेना ने कहा सभी सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच का कोऑर्डिनेशन अच्छा था और ये ऑपरेशन उसका प्रमाण है। आने वाले समय में भी ये कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। जम्मू और कश्मीर से आतंकवाद का सफाया कर देंगे। लोगों का भी धन्यवाद करेंगे कि उनके सहयोग के बिना इस तरह की सफलता मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन थी।